और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनेंगे। आपको बता दें कि आज सुबह से ही बैठक चल रही थी और उसमें अब सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगी है। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। आपको बता दें कि आज मैराथन बैठक की संसदीय बोर्ड की बैठक थी। यह बैठक उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के चयन के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सभी दलों के साथ संपर्क करते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हो, इसकी आशा रखती है। और इसीलिए हम सब लोगों ने पिछले एक सप्ताह में लगभग सभी राजनीतिक दलों के साथ, हमारे एनडीए के पार्टनर्स भी और जो हमारे विपक्षी दल के पार्टी के सदस्य हैं, नेता हैं, उनके साथ भी संपर्क साधा था हमारे वरिष्ठ नेताओं ने। और हम लोगों ने इस बात को की उम्मीद रखी है कि हम उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से करें और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कैंडिडेट हो। इस बात को उनके साथ स्पष्ट करते हुए हम लोगों ने बात को रखा। हमारे जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने कहा कि कैंडिडेट के पता चलने के पश्चात हम तय करेंगे हमारा समर्थन रहेगा या नहीं। हमारे एनडीए के साथियों के साथ भी चर्चा गहन रूप से हुई और गहन रूप से चर्चा होने के बाद आज हम यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुसामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं, आपका जन्म अक्टूबर 20 1957 त्रिपुर में, तमिलनाडु में हुआ, त्रिपुर में। और इन्होंने बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें इन्होंने पढ़ाई की और एक सफल इनका 40 साल का पब्लिक लाइफ का करियर है। आप वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इससे पहले आप झारखंड के गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे और साथ में आपके पास राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से तेलंगाना का और हमारे पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर और तेलंगाना के गवर्नर के रूप में भी आपके पास चार्ज रहा और वर्तमान में आप महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आपका राजनीतिक जीवन 40 साल का है और विभिन्न जिम्मेवारियों को आपने निभाया है। आप लोकसभा के 2 बार के चुने हुए सदस्य रहे हैं और लोकसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया है और इसके साथ साथ आप कॉयर बोर्ड जो कोची में स्थित है, उसके आप चेयरमैन भी रहे हैं और कॉयर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में आपने ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स ये आपने किया है। झारखंड के गवर्नर के रूप में आपने प्राय सभी ज़िलों का भ्रमण किया और वहाँ डिटेल में जाकर जो हमारी सोशल इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में उन्होंने बैठक भी ली और उसमें बहुत रुचि दिखाई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी आप एक्टिवली हमारे जो सोशल सेक्टर के जुड़े हुए विषय हैं उनके बारे में आपने खुद मॉनिटरिंग करके और उसके सारी चीज़ों को आगे ठीक ढंग से आगे बढ़े, उसमें उन्होंने विशेष करके काम किया है। मैं व्यक्तिगत रूप में बोल सकता हूं कि ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है
उन्होंने झारखंड में भी इसमें बहुत अच्छा काम किया था, पुडुचेरी में भी काम किया था, और उन्होंने इस बारे में यहाँ महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। ही इज़ वाइडली ट्रैवल्ड, approximately more than 24 countries he has visited on various capacities। तो इसलिए, और तमिलनाडु में ऑल अक्रॉस पार्टी लाइन उनकी एक अपनी सामाजिक जीवन की छवि है। ही कमांड्स रिस्पेक्ट इन ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी पर्सन एज ए स्टेट्समैन हु इज रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेट। तो ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं, और हमारे सभी एनडीए के साथियों के साथ चर्चा हो गई है, और प्रत्याशी के रूप में ये हमारे कैंडिडेट होंगे। हमारे आप सब के माध्यम से अपील है कि हमारे विपक्षी दल के साथ भी हम बात करेंगे, उनका भी हमको समर्थन मिले, ताकि हम सब लोग मिल करके उपराष्ट्रपति पद का निर्विरोध चुनाव हो, ये हमारी आशा है। उनके साथ हमने जैसा पहले कहा कि हम संपर्क में रहे हैं, हमने उनको पहले भी संपर्क किया है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, और अभी भी हम उनके साथ संपर्क में रहेंगे, और हमारे एनडीए के सभी साथियों ने समर्थन दिया है। तो पुनः सीपी राधाकृष्णन जी हमारे एनडीए के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। आप सबके माध्यम से सभी हमारे सांसदों से अपील है कि उनका समर्थन सीपी राधाकृष्णन जी को मिले। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एनडीए के साथ बातचीत करके तय करेंगे, हमने तय नहीं। और उसमें सर्वसम्मति से यह नाम तय किया गया है, सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहेंगे। तो 2 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। 16 वर्ष की आयु से ही आरएसएस और जनसंघ जैसे संगठनों से जुड़े रहे हैं। जेपी नड्डा ने विस्तार से उनका जो पूरा बैकग्राउंड है वो भी बताया। 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। 1998 और 1999 के आम चुनावों में भाजपा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा, जो 1998 के कोयम्बटूर बम विस्फोटकों के बाद हुए थे। आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन 1998 के चुनाव में लगभग 1.5 लाख से अधिक मतों के अंतर से और 1999 के चुनाव में 55,000 के अंतर से उन्होंने बम्पर जीत हासिल की थी। और इससे पहले 2023 में झारखंड का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था सीपी राधाकृष्णन को। इसके अलावा आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें सीपी राधाकृष्णन के नाम पर फाइनल मुहर लगाई गई है। हालांकि जेपी नड्डा ने यह भी बताया कि विपक्ष से भी बात हुई है, और विपक्ष ने ये आश्वासन दिया है कि पहले नाम तय करिए, इसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि क्या सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है वो होगा, या फिर वो अपना कैंडिडेट उतारेंगे। इसको लेकर अब सस्पेंस जरूर बना हुआ है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं सीपी राधाकृष्णन, और जेपी नड्डा ने यह भी बताया कि तमाम बातों को ध्यान में रखकर इस नाम पर मुहर लगाई गई है। तेलंगाना के राज्यपाल, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पदों को भी संभालने की उनके पास जिम्मेदारियां पहले रह चुकी हैं। 27 जुलाई 2024 को उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया, और अब नई जिम्मेदारी आपको बता दें कैंडिडेट के तौर पर फिलहाल दी गई है। पीएम मोदी की मौजूदगी में यह फैसला लिया गया है, जिसमें सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। मौजूदा स्थिति में आपको बता दें महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, और तमिलनाडु से ताल्लुकात रखते हैं, तमिलनाडु से आते हैं। लगभग 40 वर्षों का सफल करियर रहा है, ये जेपी नड्डा की ओर से बताया गया। उन्होंने पूरा बैकग्राउंड भी दिया है। और देखिए जीतन राम मांझी का ये ट्वीट, उपराष्ट्रपति के एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को हमारा पूरा समर्थन है, और अब धीरे धीरे समर्थन भी मिल रहा है। जेपी नड्डा की तरफ से भी अपील की गई है कि एनडीए के तमाम जो सहयोगी हैं इस नाम पर अपनी मुहर लगाएं, समर्थन दें, और सभी से समर्थन की अपील की गई है। आपको बता दें कि एनडीए की भी एक बैठक हुई। तमाम जो अलग अलग पार्टियां हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करती हैं उनसे भी अलग से राय मशवरा किया गया, और इसके बाद सीपी राधाकृष्णन के नाम पर फाइनल मुहर लगाई गई है। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बहुत ज्यादा बारीकी से नामों पे चर्चा हुई और फिर आज एक नाम पर फाइनल मुहर, किन बातों को ध्यान में रखा गया?
इस नाम के बारे में अगर आप समझे तो समझिए ये कि 16 साल की उम्र में जो व्यक्ति आरएसएस की शाखा में बहुत सक्रियता से जा रहा था, यानी कि आरएसएस का सदस्य 16 साल की उम्र में रहा हो, उस व्यक्ति को बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चयन किया है। दूसरी चीज़ कि 16 साल के बाद अगर आप कहें कि जनसंघ के दौर की भी जो बीजेपी थी उससे भी प्रभावित रहे हैं। केरल बीजेपी के प्रभारी रहे हैं, तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, कोयम्बटूर से 1998 और 1999 ये 2 बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, दोनों बार तमिलनाडु के कोयम्बटूर सीट पे ये चुनाव जीते थे, यानी कि सांसद बने थे, लोकसभा सांसद बने थे। दक्षिण भारत में बीजेपी के चेहरे के तौर पे जाने जाते रहे हैं और बहुत प्रखर वक्ता के तौर पे जाने जाते हैं। चाहे सांगठनिक अनुभव की बात कर लें या फिर प्रशासनिक क्षमता की बात करें, अलग अलग मौके पर जो इन्हें जिम्मेदारी दी गई है उस काम को इन्होंने बखूबी निभाया। और हाल के वर्षों की अगर बात कर लें तो जब झारखंड में गवर्नर थे तब, या झारखंड के बाद अभी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं तब, गवर्नर के तौर पे जिन दायित्वों की अपेक्षा है उसको बखूबी करते रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में एक बार गए हुए थे संसदीय डेलीगेशन के तौर पे 2004 में, 2014 में ताइवान एक डेलीगेशन गया था, वहाँ पे गए थे। तो ये अलग अलग भूमिकाओं में इन्होंने अपने आप को बार बार प्रभावित किया। और जो सबसे बड़ी चीज़ देखें कि दक्षिण भारत में क्योंकि बीजेपी का एक चेहरा है, तो एक ऐसा चेहरा जो कि हार्डकोर बीजेपी का हो, जगदीप धनखड़ के मामले में जो एक्सपीरियंस हुआ उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़रूरी बीजेपी को लगा होगा, बीजेपी के टॉप लीडरशिप को लगा होगा कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि पार्टी की मर्यादाओं को ध्यान में रखे। भले ही उपराष्ट्रपति बनने के बाद दलीय संबद्धता उसकी ना रह जाए, लेकिन जो अनुशासन, जो मर्यादा वो पार्टी के ढांचे में रख के सीख के आया हुआ व्यक्ति रहता है, वो अगर है तो ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रशासनिक दक्षता के साथ काम चला सकता है। क्योंकि न सिर्फ उपराष्ट्रपति बनना है बल्कि राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं उपराष्ट्रपति, उस हिसाब से सदन चलाना भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है। और तमिलनाडु के चेहरे को अगर आप इस भूमिका में लेके आते हैं तो एक अंकगणित के हिसाब से भी समझिए कि तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस डीएमके के लिए कितना मुश्किल होगा कि अगर बीजेपी तमिलनाडु के कैंडिडेट को एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर उपराष्ट्रपति के लिए पेश कर रही है और डीएमके कांग्रेस उनका विरोध करे तो पॉलिटिकली भी उनके लिए खराब जाएगा। यानी कि संगठन के स्तर पे, प्रशासनिक अनुभव के स्तर पे, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के स्तर पे, हर लेवल पे सीपी राधाकृष्णन को बीजेपी ने फिट माना और उसके तहत इस नाम का चयन किया गया है उपराष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। 20 या 21 तारीख को नॉमिनेशन हो जाएगा। पहले एनडीए के दलों से बात होगी। आज भी जैसे संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, संसदीय बोर्ड की बैठक में पीएम ने इस नाम को रखा और फिर सभी दल सहमत हुए। उसके बाद बीजेपी की तरफ से एनडीए के सभी घटक दलों के प्रमुख को फ़ोन किया गया, फ़ोन करके उन्हें बताया गया कि इस नाम का चयन किया गया। हालांकि इसके पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एनडीए की बैठक पार्लियामेंट सेशन के दरमियान हो चुकी थी और एनडीए ने ये डेलीगेट कर दिया था पावर कि बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा एनडीए को उसका समर्थन रहेगा। इसके बावजूद आज पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जब फैसला लिया तो उसके बाद सभी घटक दलों को बता दिया गया है अब 20 या 21 को नॉमिनेशन होगा। बिल्कुल देवेंद्र, जैसे कि जेपी नड्डा ने भी बताया कि विपक्ष से भी बातचीत हुई, लेकिन विपक्ष ने आश्वासन दिया कि पहले आप अपना कैंडिडेट उतारिए, नाम बताइए, इसके बाद हम फैसला लेंगे। तो क्या लग रहा है कि अब इसके सामने सीपी राधाकृष्णन के नाम के आगे विपक्ष की तरफ से भी कोई कैंडिडेट उतारा जाएगा या फिर इन्हें पूरा समर्थन मिल जाएगा? बिल्कुल, इसकी संभावना पूरी रहेगी कि निश्चित तौर पे अगर ऐसे व्यक्ति का अपोजिशन के नज़रिए से सोचिए जो कि हार्डकोर संघ की पृष्ठभूमि का हो, बीजेपी के सांगठनिक ढांचे से निकल कर आया हुआ व्यक्ति हो और न सिर्फ सांसद बल्कि बीजेपी संगठन के अध्यक्ष रहे हों। आमतौर पे बीजेपी के संगठन की कमान उसी व्यक्ति को दी जाती है जो कि बीजेपी की और संघ की विचारधारा से ओतप्रोत रहता हो। तो तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं, केरल बीजेपी प्रभारी रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं। तो उस कंडीशन में ऐसे व्यक्ति का चयन अगर बीजेपी कर रही है एनडीए उम्मीदवार के तौर पर, तो तय मानिए कि अपोजिशन इसमें सपोर्ट नहीं करेगा बल्कि निश्चित तौर पे इनके सामने कैंडिडेट खड़ा करेगा। मुश्किल उसके लिए ये होगी कि आगे तमिलनाडु में चुनाव है और वहाँ पर बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन दल है वो बहुत ज़्यादा दबाव बनाए हुए है डीएम की सरकार के ऊपर, और उस कंडीशन में क्या वो ये खतरा इस लेवल पे उठाएंगे कि तमिलनाडु से आए हुए व्यक्ति जिसको उपराष्ट्रपति पद के लिए जिसका चयन किया है एनडीए ने अपने उम्मीदवार के तौर पे, उसका वो विरोध करें। और अगर विरोध करते हैं, जो कि करेंगे ही, तो उस ऑप्टिक्स का भी बीजेपी तमिलनाडु में फायदा उठाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल देवेंद्र, मैं आपको 2 दिन पीछे लेकर चलती हूँ जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की तारीफ की और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि सीपी राधाकृष्णन, जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में आरएसएस को ज्वाइन किया और संघ से जुड़े रहे और तमिलनाडु को भी साध लिया गया, तो ये माने कि एक तीर से 2 निशाने और हिंट पहले ही मिल गया था।
और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और न सिर्फ उतना बल्कि जगदीप धनखड़ जब हटे थे तो धनखड़ के हटने के बाद से ही बीजेपी के टॉप लीडर से जब हम ये पूछते थे कि आखिर किसको पार्टी अगले उपराष्ट्रपति पद के तौर पे उम्मीदवार के तौर पे चुनेगी, तो एक चीज़ जो बहुत स्पष्टता के साथ बताई जाती थी वो ये कि जो भी होगा पहली बात बीजेपी का होगा और संगठन के विचारधारा यानी बीजेपी की जो विचारधारा है, जो राष्ट्रीयता की विचारधारा है, इस तरह की जो विचारधारा बीजेपी की रहती है, उससे उत्प्रोत व्यक्ति ही आगे की कमान के लिए उपराष्ट्रपति के तौर पे बीजेपी चुनना पसंद करेगी और उसी कैंडिडेट को लेकर एनडीए के सामने भी जाएगी और फिर चुनाव की अगर नौबत आई तो चुनाव के लिए भी जाएगी। तो वो लाइन एकदम से क्लियर थी और वहाँ पर फिर ये देखने वाली बात हो रही थी कि क्या साउथ में तमिलनाडु से लिया जा रहा है, और अगर तमिलनाडु से लिया जाएगा तो फिर स्वाभाविक तौर पे उसका राजनीतिक फायदा भी मिलना है। हालांकि वो आप इसको कह सकती हैं कि वो एक डिविडेंड के तौर पे होता है, क्योंकि पहली जिम्मेदारी ये रहती है कि जिसे भी चुना जाए वो उपराष्ट्रपति के तौर पे जब राज्यसभा का चेयरमैन होता है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सदन को ठीक तरीके से चलाया जा सके। हाउस की फंक्शनिंग सब कुछ निर्भर करेगी चेयरमैन पे, और उस कंडीशन में धनखड़ के अनुभव के बाद बीजेपी अब कोई और नया वैसा प्रयोग नहीं करना चाह रही होगी, और जिसके चलते इतनी क्लैरिटी शुरू से थी कि जो भी व्यक्ति होगा वो बीजेपी का ही होगा और विचारधारा परिवार का होगा। यानी कि उसको पता होगा कि जिस माहौल में आप ट्रेंड किए गए हैं अपने अनुशासन और दायित्वों के तहत जब निर्वाह कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों का, तो किस तरीके से करना है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि जैसे ही वो अब उपराष्ट्रपति होंगे, गवर्नर के तौर पर ही दलीय संबद्धता नहीं रह जाती है और उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी वैसी ही स्थिति रहेगी, लेकिन एक अनुशासन का पाठ संगठन जरूर सिखा देता है। और उस लिहाज से जब अपने कैंडिडेट का चयन करने की बात होती है तो बीजेपी ने जरूर उसी पे भरोसा किया और उस लिहाज से सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगाया गया अभी बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में, और काफी विस्तार से उन पर चर्चा हुई है। ऐसा सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि बैठक के जब ये इस नाम को फाइनल किया जा रहा तो पीएम के मन में इस नाम की क्लैरिटी शुरू से थी। हमें ये बताया गया कि बैठक में पहले उन्होंने कुछ लोगों से सलाह लिया, उसके बाद सीधे पीएम ने इस नाम को रखा। जैसे इस नाम को रखा क्योंकि वो बीजेपी संगठन से ही निकले हुए व्यक्ति हैं, तो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड का एक एक सदस्य उनकी खूबियों को, उनके अनुभव को, उनकी प्रशासनिक दक्षता को, सब चीज़ को अच्छे तरीके से जानता था, इसलिए बहुत आसानी के साथ सर्वसम्मति से एक सुर में उस नाम को तय किया गया। और उसके बाद एनडीए के जो घटक दल हैं उनको फोन करके इत्तला दे दी गई, सूचना दे दी गई कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने सीपी राधाकृष्णन के नाम पे मुहर लगाया है। बिल्कुल देवेंद्र, तमाम समीकरणों को ध्यान में रखकर सीपी राधाकृष्णन के नाम का चुनाव किया गया। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया है और आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर सीपी राधाकृष्णन अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और लंबा सियासी करियर रहा है, लगभग 40 सालों का अनुभव, और अब उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन बनाए गए।